हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वीडियो ऑन करिए जहां तक हो सके, सो दैट आई कैन ऑल्सो सी यू। तुम लोग वीडियो बंद करके कुछ आराम ही करने लग जाओ। करीमा, हेलो करीमा, कैन यू हियर मी? गरिमा, यस सर। हाँ, वीडियो ऑन नहीं हो सकता क्या तेरा? यस सर, कर रही हूँ। दुष्यंत, माधवी, आर्यन, कोशिश कीजिए अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो। करें स्टार्ट। ओके, सो लास्ट टाइम हमने सेट्स में थोड़ा किया था। सेट्स में हम लोगों ने बेसिक जो चीज़ें थी, जो जो चीज़ें काम आती हैं जनरली हमारे सिलेबस में और जो हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, वो सब मैंने बताया था। कुछ और भी चीज़ें होंगी तो मैं बता दूंगा। रिलेशंस का मैंने डेफिनेशन दिया था, ओके, और समझाया था कि रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, राइट। आज हम लोग रिलेशंस, काइंड ऑफ रिलेशंस करेंगे। काइंड ऑफ रिलेशंस करने के बाद में मे बी आई विल टेक फ्यू एग्जांपल्स to explain the concept of relation, and if the time permits then I will start with functions as well. Okay, let us do it. सबसे पहले kind of relations करेंगे। kind of relations, suppose there is a relation from A to A, from set A to set A। ध्यान रखिएगा, सेट A से सेट A में ही है, A से B में नहीं है। ओके, देन देर आर 4 काइंड ऑफ रिलेशंस, जिसमें 3 ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी इक्वलेंस रिलेशन तो तब हो जाता है जब वो तीनों रिलेशंस हो जाते हैं। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन देते हैं, R इज रिफ्लेक्सिव if A related to A for all A belongs to A, that is A comma A belongs to R। R का मतलब यहाँ पे रिलेशन है, सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। फॉर ऑल A belongs to A मीन्स A में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब अगर अपने आप से रिलेटेड हैं, वो दूसरों से भी रिलेटेड हो सकते हैं। वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन विद दैट, बट अगर हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है तो हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसी बात को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए जब ए से रिलेटेड होगा तो ए कॉमा ए जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन का एलिमेंट हो जाएगा, अगर हम रिलेशन को सेट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो। देखो, रिलेशन को हम लॉजिकल स्टेटमेंट में भी बोल सकते हैं, रिलेशन को हम सेट की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से हम रिलेशन को यूज करते हैं। तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, है ना। अभी लूंगा मैं एग्जांपल्स, पहले मुझे बताने दीजिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एटसेट्रा, ठीक है। सेकंड आएगा R इज सिमेट्रिक if A related to B implies B related to A for all A and B belong to set A, that is अगर सेट नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो A comma B belongs to R must imply B comma A also belong to R for all A and B belong to the set A। कोई भी आपने एक सेट लिया हुआ है जिसमें हमने कोई रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे? जब अगर ए बी से रिलेटेड है तो अंडर द सेम रिलेशन को चेंज नहीं करना है अपनी मर्जी से,
ठीक है, तो बी भी रिलेटेड टू ए होना चाहिए अंडर द सेम रिलेशन, देन वी कॉल द रिलेशन टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होना कोई जरूरी नहीं है हर रिलेशन का, अगर ऐसा होगा तो हम सिमेट्रिक बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके, नाउ थर्ड रिलेशन, R is transitive if A related to B and, this is the symbol for and, B related to C implies A related to C for all A, B, C belong to set A। ठीक है, दैट इज, इसी को हम दूसरे नोटेशंस में ऐसे लिख सकते हैं, A कॉमा B अगर R का एलिमेंट है एंड B कॉमा C भी R का एलिमेंट है, तो दिस मस्ट इम्प्लाई A कॉमा C शुड ऑल्सो बी एन एलिमेंट ऑफ R फॉर ऑल A, B, C बिलोंग टू सेट A। ठीक है, अब तुम लोग जो गलतियां करते हो वो भी बता देता हूं। ठीक है, मैंने बहुत ही कम स्टूडेंट्स को इन चीजों पे ध्यान देते हुए देखा है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ये चीजें बहुत अवॉइड करते हो। जितनी छोटी चीज होगी वो उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपन अगर देखते भी हो अभी जो वायरस फैल रहा है वो ऐसी चीज है जिसको कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, वो इतना छोटा है कि हमें देख भी नहीं सकते हैं। इवन पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि माइक्रोस्कोप से भी किसी को दिख रहा होगा। ठीक है, सब लोग हवा में ही बातें कर रहे हैं। ठीक है, कोई कुछ भी बोल रहा है, किसी को कुछ भी नहीं पता तो कोई कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, यस, यू सेड समथिंग। हेलो, अभी किसने बोला? अरे बोलो ना, क्या हुआ? हेलो, या somebody said something। अरे जोर से तो बोलो, आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो, यस, नहीं, माइक को अनम्यूट करके रखो यार, म्यूट करो, बोलने के लिए अनम्यूट करो, प्रॉपरली यूज करो माइक को, दूसरी अगर आवाजें आ रही है तो मुझे। ठीक है, नाउ व्हाट आई वाज सेइंग, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितनी छोटी चीज होगी वो उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जाती है, जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी है, वो इतना छोटा एलिमेंट के ऊपर बनाया हुआ है, तो जैसे जैसे आदमी का दिमाग डेवलप हो रहा है वैसे वैसे वो छोटी चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर रहा है, और उन्हीं बातों पे ऊपर हमें गौर भी करना चाहिए, क्योंकि द गॉड एंड द डेविल बोथ लाइज इन द डिटेल्स। ये तुम लोग नहीं जानते, ये नहीं लिखते हो, बस ये देख लिया, हाँ ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, खत्म बात। इसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता है, इसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, इसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। और हमें ये पता होता है, एग्जामिनर को ये पता होता है कि ये बच्चे इसी चीज को अवॉइड करते हैं, तो वो इसी के ऊपर ट्विस्ट करता है, इसी के ऊपर कोई क्वेश्चन बनाएगा या ऐसा कोई ट्विस्ट डालेगा क्वेश्चन पे जहां पे कि आपसे ये अवॉइड हो जाए। So be careful. These are very, very important things for all. A belong to A, AB belongs to A, ABC belong to A. सबके लिए ऐसा होगा तो ही हम बोलेंगे। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, अब इस बार एक एक एग्जांपल भी ले लेता हूं। कोई भी रिलेशन है किसी सेट A में, ध्यान रखिएगा A से B में नहीं है, सेट A से सेट A में ही हम बात कर रहे हैं। ओके, तो जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, सपोज ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ट्राइंगल्स ले लिया। ठीक है, अब हमने उसमें डिफाइन कर दिया, इसका मतलब एलिमेंट्स जो हैं वो ट्राइंगल्स की फॉर्म में हैं। मैंने बोला ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ, ये पिछली बार मैंने डेफिनेशन दिया था, तो डेफिनेशन को भी समझना है कि किस तरह से डेफिनेशन हम देते हैं। ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ये मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया। इसको हम कैसे बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल। रिलेशन इज व्हाट? द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल्स। तो ये रिलेशन हमें चेक करना है कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव
और none of them, या कुछ some of them and some of them are not. ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे? Since every triangle, अब देखो for all आ गया है, for every element belongs to set A, where set A is the set of triangles. For every element belongs to set A, every triangle is congruent to itself. That's why the relation is a reflexive relation. शत्रुंजय ध्यान दे इधर, be focused. ठीक है, therefore the relation is a reflexive relation, क्योंकि हर ट्राइंगल अपने आप से रिलेटेड है, कॉन्ग्रुएंट होता है तो अपने आप से रिलेटेड हो गया, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया. A is congruent to B, then obviously B is congruent to A. अगर A B के congruent है तो B भी A के congruent होगा. This is the condition of symmetry and symmetric relation, and this is true for every pair of A and B. कोई भी दो ट्राइंगल आपने ले लिया, आपने बोला कि A अगर B से congruent है तो डेफिनेटली B भी congruent to A होगा. For every A and B belong to the set of triangles. ठीक है, so therefore this is a symmetric relation as well. ठीक है, थर्ड रिलेशन देखते हैं, ट्रांजिटिव. अगर A B से रिलेटेड है, यानी A B से कॉन्ग्रुएंट है और B C के कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या A C से कॉन्ग्रुएंट होगा? ऑफ कोर्स A C के भी कॉन्ग्रुएंट होगा. अगर A B के कॉन्ग्रुएंट है, B C से कॉन्ग्रुएंट है, तो डेफिनेटली A is also congruent to C. Therefore this relation is a transitive relation. करेक्ट. अब कोई भी रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एज वेल एज ट्रांजिटिव है, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं. सो द अनदर रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. वो मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर तीनों हो जाते हैं ट्रू तो हम बोलते हैं उसको इक्विवेलेंस रिलेशन. करेक्ट. और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ओके, a relation is defined A related to B in such a way that A is less than B. Less than B. क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? क्या कोई भी एलिमेंट अपने आप से छोटा होता है? कोई भी नंबर अपने आप से छोटा नहीं होता है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है. ठीक है, सिमेट्रिक है. अगर A B से छोटा है तो क्या B A से छोटा होगा? बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है. अगर A B से छोटा है और B C से छोटा है तो क्या A इज स्मॉलर देन C? नॉट नेसेसरी. अरे वाह, क्या बात है. क्यों? A अगर B से छोटा है, B C से छोटा है, तो A C से छोटा है. सॉरी सर. हाँ, क्या कर रही है? ऑब्वियसली A इज B से स्मॉलर है, B स्मॉलर देन C है, तो A इज स्मॉलर देन C होगा ही होगा, तो ट्रांजिटिव है. यानी लेस देन वाला जो रिलेशन है, सेट का भी ध्यान रखना है, कौन सा सेट आप चूज कर रहे हो. ठीक है, एक तो ये फॉर ऑल वाला जहां पे की प्रॉब्लम होती है, और एक सेट को भी हम अवॉइड कर जाते हैं, केवल मेन रिलेशन पे ध्यान देते हैं और केवल उसी के ऊपर हम फोकस रखते हैं, विच इज रॉन्ग. यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ द सेट ऑल्सो. ठीक है, तो मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिया है यहाँ पर. अगर A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो ऑब्वियसली A C से छोटा होगा, इसलिए वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा. करेक्ट. ऐसे ही कोई भी एग्जांपल्स अपन बना सकते हैं, है ना. जैसे अपन एक ह्यूमंस के लिए एग्जांपल बना लेते हैं. सपोज मैंने बोला x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x इज ब्रदर ऑफ y. ठीक है, if and only if x is brother of y. Is it reflexive, symmetric or transitive? What do you think? सर सिमेट्रिक. सिमेट्रिक तो पक्का है. सिमेट्रिक तो पक्का है. अच्छा, किसकी आवाज? सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ये पक्का किसने बोला था? सर मैंने. पार्थ. अच्छा, और बड़ा पक्का बोलने लग गया यार तू. सिमेट्रिक तो पक्का है, बाकी के लिए आप सोचिए, मैं नहीं सोच रहा है. सर अभी आगे का सोचा नहीं था. अच्छा, उस पे और सोचा. यही तो कमाल की बात है. और कोई बताएगा? सर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. अच्छा,
ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव तो कैसे होगा, कोई भी अपने आप का ब्रदर कैसे हो सकता है, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ना, कोई भी अपने आप का ब्रदर नहीं हो सकता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ द क्वेश्चन कम्स फॉर सिमेट्रिक, ए इज ब्रदर ऑफ बी देन बी इज ब्रदर ऑफ ए, है ना, पार्थ पक्का है ना? सर नेसेसरी जरूरी नहीं है। सिस्टर भी हो सकती है, तो सिस्टर, सिस्टर का भी तो वो ब्रदर ही लगेगा। हाँ, लेकिन तुम लोगों का सबसे बड़ा गलती है, किसी ने भी ये नहीं पूछा कि सर सेट कौन सा ले रहे हैं आप। उससे 2 मिनट पहले मैंने बताया था कि सेट का भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबडी आस्क्ड मी दैट। किसी ने भी ये नहीं पूछा कि कौन से सेट में आप बात कर रहे हो, रिलेशन तो डिफाइन कर दिया, बट सेट किसका है, सेट भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो किसी ने भी नहीं पूछा ये बात, तो ऑब्वियसली गलती होने ही वाली है ना। अगर मैं सेट ऑफ मेल्स ले लूंगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि अगर ए बी का ब्रदर है तो बी ब्रदर ऑफ ए हो जाएगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर मेल्स। लेकिन अगर मैं सेट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को इंक्लूड करता हूं तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ए इज ब्रदर ऑफ बी है तो बी मे नॉट बी ब्रदर ऑफ ए, बिकॉज बी मे बी सिस्टर ऑफ ए एज वेल, करेक्ट। तो ये सेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। फिर सिमिलरली ट्रांजिटिव, ए अगर बी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है, तो ए सी का ब्रदर होगा क्या? सर सेट कौन सा है? सेट पे डिपेंड करेगा। सेट पे कैसे डिपेंड करेगा, चलो बताओ। सर सी मेल है या फीमेल है उस पर डिपेंड करेगा। अगर सी फीमेल है तो फिर हाँ तो भी होगा सर, नहीं डिपेंड करता सेट पे। हाँ, इसमें कहाँ डिपेंड कर रहा है, इसमें सेट ऑफ मेल्स ले लो तब भी हो जाएगा, सेट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स ले लो तब भी हो जाएगा। ए बी का ब्रदर है एंड बी सी का ब्रदर है, दोनों कंडीशंस, ये जो इनिशियल कंडीशंस है ये दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके बाद ही ट्रांजिटिव की बात करने का सिग्निफिकेंस होता है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उसको तो हम हमेशा ट्रांजिटिव ही लेके चलेंगे। If both the conditions together are not satisfied, तो we will consider that to be the transitive relation, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ए अगर बी का ब्रदर है और बी सी का ब्रदर है तो ऑब्वियसली बी को भी मेल होना पड़ेगा, सी फीमेल भी हो सकती है, बट ऑब्वियसली ए इज ब्रदर ऑफ सी हो ही जाएगा, चाहे सी मेल हो या फीमेल हो, इट डजंट मैटर हियर, करेक्ट। तो ये ट्रांजिटिव हो गया रिलेशन। आगे सबको समझ में रिलेशन का डेफिनेशन, काइंड ऑफ रिलेशंस, ठीक है। इसमें दो जो रिलेशंस हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, एक होता है इनवर्स रिलेशन और एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन, राइट। तो मैं एक बार बता देता हूं, अगर आर एक रिलेशन है, आर के अंडर में ए बी से रिलेटेड है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन another relation R inverse is defined to be in such a way that B is related to A under the new relation which is known as inverse relation। जैसे इनवर्स फंक्शन हम डिफाइन करेंगे आगे चल के, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स डिफाइन किया था, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए नंबर डिफाइन करते हैं, उसी तरह से इनवर्स रिलेशन भी डिफाइन करते हैं। देन B is related to A under R inverse, करेक्ट। अगर A B से रिलेटेड है under the relation R, then B is related to A under the relation R inverse। यहाँ पे रिलेशन ही चेंज हो गया है, ये एक नया रिलेशन है जिसको हम पुराने रिलेशन R का इनवर्स रिलेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला X is related to Y if and only if X is less than Y, then we say Y related to X under the relation R inverse if and only if Y is greater than X। रिलेशन चेंज हो गया है, रिलेशन सेम नहीं है, ठीक है। तो ये एक नया रिलेशन है R इनवर्स, और यहाँ अब कंफ्यूजन कहाँ होता है, R इनवर्स में और सिमेट्रिक रिलेशन में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो एक ही रिलेशन R के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो सिमेट्रिक कब होगा। अगर A B से रिलेटेड है
और बी भी ए से रिलेटेड हो अंडर द सेम रिलेशन, तो हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, वहां पे मीनिंग ही अलग है। वहां पे तो हमने बोला कि अगर ए बी से रिलेटेड है अंडर द रिलेशन आर, देन बी विल बी रिलेटेड टू आर इनवर्स अंडर द रिलेशन, न्यू रिलेशन आर इनवर्स, बी विल बी रिलेटेड टू ए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आर इनवर्स अपने आप में एक नया रिलेशन है। यहाँ पे आर जो है वो लेस देन वाला रिलेशन है, और आर इनवर्स जो है वो ग्रेटर देन वाला रिलेशन है। दोनों बिल्कुल अलग अलग रिलेशंस हैं। आगे मेरी बात समझ में? तो लेस देन का जो इनवर्स रिलेशन है वो ग्रेटर हो गया। सभी के लिए इनवर्स रिलेशन डिफाइंड हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, जैसे ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, अब मैं इसका इनवर्स रिलेशन कैसे डिफाइन करूंगा? कर सकते हो क्या? बी इज ब्रदर ऑफ ए बी हो सकता है, और बी इज सिस्टर ऑफ ए बी हो सकता है। ठीक है, अगेन डिपेंड करेगा सेट के ऊपर, है ना, और फिर कंडीशंस के ऊपर। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, तो रिलेशन आर जब डिफाइन हो रहा है, जरूरी नहीं है कि हम आर इनवर्स को डिफाइन कर पाए। ठीक है, लेकिन एक आगे चल के हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें ये भी आएगा, अ रिलेशन आर इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। ठीक है, तो वहां पे भी हम देखेंगे, वो जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एग्जांपल लूंगा, तब मैं समझाऊंगा। अभी उसकी उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। अभी सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आर इनवर्स इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट रिलेशन, वेयर इज सिमेट्रिक रिलेशन होना एक पर्टिकुलर रिलेशन का प्रॉपर्टी है। करेक्ट? आगे समझ में सबको? एक और रिलेशन होता है जिसमें कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एंड दैट इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको हम, हाँ जी सर, इनवर्स रिलेशन भी सेट ए से सेट ए में ही डिफाइंड होता है, या उसको सेट ए से बी में भी? नहीं, अगर आर ए से बी में डिफाइंड हो रहा है तो बी आर इनवर्स बी से ए में डिफाइंड होगा। ठीक है, यहाँ पे आर ए से ए में डिफाइंड होता है ऐसा थोड़ी बोला मैंने, ऐसा नहीं बोला है मैंने। आर इज डिफाइंड इन जनरल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, लेकिन अगर आर सेट ए के अंदर ही डिफाइंड है तो हम काइंड ऑफ रिलेशंस बता रहे हैं। आगे मेरी बात समझ में? यानी आर का रिफ्लेक्सिव होना, सिमेट्रिक होना, ट्रांजिटिव होने का सिग्निफिकेंस तभी है जब वो सेट ए से सेट ए में डिफाइंड हो। क्योंकि हम कैसे बोल रहे हैं, आर इज सिमेट्रिक इन अ सेट ए, आर इज रिफ्लेक्सिव इन अ सेट ए, आर इज ट्रांजिटिव इन अ सेट ए, आर इज इक्विवेलेंस इन अ सेट ए। वी आर नॉट सेइंग कि आर इज सिमेट्रिक या आर इज रिफ्लेक्सिव फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। सेट ए के अंदर ही जब डिफाइंड होता है, यानी ए से ए में ही डिफाइंड होगा, तभी हम उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बोलेंगे। अगर आर ए से बी में डिफाइंड हो रहा है तो फिर इन सब का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, सो इन जनरल आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, आर इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, उसका उल्टा रिलेशन होना चाहिए, तब हम उसको इनवर्स रिलेशन बोलेंगे। करेक्ट? अब एक और रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही फंक्शंस में भी आएगा आइडेंटिटी फंक्शन। तो आई एक रिलेशन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन, इफ ए इज रिलेटेड टू ए। ये रिप्रेजेंटेशन है, आई का मतलब वही रिलेशन है। आप आर भी बोल सकते हो, कह भी सकते हो कि आर इज आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, A is related to A itself and only to itself. For all A belongs to set A and only to itself. तब हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। Of course, I is from set A to set A. ठीक है, एक ही सेट के अंदर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया जिसको हमने आइडेंटिटी रिलेशन बोला। तो आइडेंटिटी रिलेशन कब डिफाइन होता है? फ्रॉम सेट ए टू सेट ए,
every element is related to itself. For every A belongs to the capital A, yani set A, and only to itself, then we call the relation to be an identity relation. तो अभी कंफ्यूजन कहाँ होता है? रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी, इन दोनों में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है. ठीक है, क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? कोई बता सकता है? आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस लग रहा है? So reflexive में A can be related to other elements also, but identity में A is only related to itself. करेक्ट, बिल्कुल सही बोला है. ठीक है, तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है और वहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. तो आइडेंटिटी रिलेशन हम तब बोलेंगे जब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, लेकिन केवल अपने आप से रिलेटेड हो. ठीक है, जबकि रिफ्लेक्सिव हम तब बोलते हैं कि हर एलिमेंट अपने आप से तो रिलेटेड है ही, हो सकता है वो दूसरों से भी रिलेटेड हो जाए. वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन. ठीक है, सो इन अ वे वी कैन से दैट, कैन आई से identity relation is a subset of reflexive relation? Yes, sir. Can I say that identity relation reflexive relation का subset हो जाएगा? क्योंकि reflexive में तो सारे elements अपने आप से तो आ ही जाएंगे, बाकी element दूसरों से भी related हो सकते हैं, हमें कोई problem नहीं है reflexive में. identity में केवल अपने आप से related होना चाहिए. तो आइडेंटिटी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन अ वे. बोलो, सबको आगे के समझ में यहाँ तक? पक्का? ठीक है, दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट द रिलेशंस, अलग अलग रिलेशंस, है ना. अब थोड़े से एग्जांपल्स में ले लेता हूं जिसमें कि थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी. थोड़े से सेट्स के भी हैं एग्जांपल और थोड़े से रिलेशंस के एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये 5 शीट में आज भेज दूंगा तुम लोग को. इसी में से है एक क्वेश्चन कुछ जैसे ये वाला क्वेश्चन है. इफ n of a is equal to a into n such that n belongs to set of natural numbers, then n5 इंटरसेक्शन n7 पूछा है आपसे. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, मैं ऐसे बोल देता हूं कि प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू n35, 22 का c, दिस इज इक्वल टू n35, ये प्रूव करना है. ठीक है, बताइए, 1 मिनट का टाइम ले लो, जल्दी से सोच के बताओ. If n of a is equal to a into n such that n belongs to natural numbers, then prove that n5 intersection n7 is equal to n35. Yes. Anyone? कोई नहीं बता पा रहे हैं? इतना मुश्किल क्वेश्चन है सर. इसमें n5 में 5 के सारे मल्टीपल्स होंगे और n7 में 7 के सारे मल्टीपल्स होंगे.
इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स वही होंगे जो 5 और 7 दोनों के मल्टीपल्स है, यानी कि उनका मतलब हाँ उन दोनों के मल्टीपल्स है तो वो n35 के, तो 35 के सारे मल्टीपल्स हो जाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल सही है, कुछ करना ही नहीं था, पता नहीं क्या करते रहते हो, सॉल्व करते रहते हो। अरे केवल समझना है प्रॉब्लम को। n ऑफ a का मतलब है a इंटू एन, एन इज ए नेचुरल नंबर, दैट मीन्स n ऑफ a में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, a के मल्टीपल्स, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ a। ठीक है, तो n5 का मतलब हो गया 5 के मल्टीपल्स, n7 का मतलब हो गया 7 के मल्टीपल्स। अभी दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है मुझे, तो दोनों के कॉमन मल्टीपल्स कौन से होंगे, वही तो होंगे जो 35 के मल्टीपल्स होंगे, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू n35। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है एग्जाम्स में, एक जेई मेंस में आया है, कभी किसी एग्जाम में आ जाता है, कभी किसी एग्जाम में आ जाता है, सिर्फ समझने की जरूरत है एंड द प्रॉब्लम इज डन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, if R1 is a relation defined by this, R1 is equal to A comma B such that A is greater than or equal to B, A is greater than or equal to B, A comma B both belong to set of real numbers, real numbers के लिए ये वाला सिंबल यूज कर रहा हूं मैं, then R1 is, हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा नहीं है। R1 में ऐसे एलिमेंट्स हैं a, b की फॉर्म में सच दैट a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, यानी जो R1 रिलेशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स से सेट ऑफ रियल नंबर्स में ही डिफाइन कर रहे हैं, सच दैट a रिलेटेड टू b implies a is greater than or equal to b, greater than or equal to b. Is this relation reflexive, symmetric, transitive or not? सर रिफ्लेक्सिव। पूरा सोच लिया क्या? सर रिफ्लेक्सिव। कौन बोल रहे हैं? सर मैं, शत्रुंजय। शत्रुंजय, तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सोचने की जरूरत नहीं है सर ट्रांजिटिव नहीं सर, नहीं है जो भी वो दोनों नहीं। अभी तूने रिफ्लेक्सिव बोल दिया, नेगेटिव में नंबर हो गया पूरा गलत पूरा। है? हाँ, पूरा सोचे बिना ही बोल दिया। अरे आधा आंसर भी गलत ही होता है भाई। कंपटीशन में यही तो बात होती है, पार्शियल मार्किंग थोड़ी होगी कि तूने आधा आंसर सही दे दिया तो चलो पार्शियल मार्किंग दे देंगे। यस, So equivalence relation. यानी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है अकॉर्डिंग टू यू। Yes. चलो बता तू कैसे है। So क्योंकि जब B जब A होएगा तब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा रिलेशन, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है। ये कौन ऐसे कैसे कौन पढ़ाता है? मैंने तो ऐसा कोई बताया नहीं बी जब ए हो जाएगा। So लेकिन स्कूल टीचर की तरह बात कर रही है तू भी। स्कूल में ऐसे पढ़ाया था क्या तुम्हारे को? पढ़ाया नहीं अभी तक ये। नहीं पढ़ाया तो तू स्कूल के टीचर की तरह कैसे सोच रही है बी जब ए होगा तो? है यू आर गोइंग टू बी टेक्नोक्रेट, टेक्नोक्रेट्स की तरह सोचना शुरू करो यार। ऐसे थोड़ी कोई अपन जनता की तरह सोचेंगे बी जब ए होगा तो, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। ऐसे बोल कि ए रिलेटेड टू ए। हाँ सर, तो ऐसे बोलना, अच्छी लैंग्वेज यूज कर, ठीक है। A is related to A, ये ट्रू है इस रिलेशन के लिए। फॉर एवरी ए है क्या? Yes, so Since- for every हाँ तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना। belonging to real numbers जो set given है उससे। क्यों? a ग्रेटर देन और इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऐसा तूने क्लेम किया।
ये बोलना चाह रही है ना? Yes, sir. हाँ, तो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है क्या? ऐसा सब लोग एग्री कर रहे हैं क्या? Yes. देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है? यानी दोनों दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रिलेशन हमारा ट्रू है। तो यहाँ पे कौन सा वाला सेटिस्फाई हो रहा है? Equals to. इक्वालिटी वाला, ठीक है? अगर ए से बड़ा या इक्वल है तो रिलेशन ट्रू हो गया। सो एवरी रियल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इटसेल्फ, देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आए क्या कुछ समझ में? है ना? ऐसे नहीं बोलना है बी की जगह ए लिख दिया। Yes, sir. ये कॉमर्स वाले बच्चे करते हैं ऐसा काम, ठीक है? हाँ, थिंकिंग को रिफाइन करते जाओ और अच्छा बनाते जाओ, तभी आगे की बातें समझ में आएंगी मेरी। ओके, दूसरा वाला बोलिए। तो दिस इंप्लाइज R1 इज रिफ्लेक्सिव, लिख नहीं रहा हूं मैं टाइम सेव करने के लिए। नाउ इफ A is greater than or equal to B, that means A is related to B. Does this imply B greater than or equal to A? Yes, sir. जब equality hold करेगी तब ये relation true होएगा. अच्छा, तो इसका मतलब हम अपनी मर्जी से इक्वलिटी होल्ड करवा दें। जब हमारी मर्जी हो तो इक्वलिटी होल्ड करवा दें, और जब नहीं हो तो बोलेगी नहीं होगा, ऐसा? नहीं सर, बट एक कंडीशन के लिए तो होल्ड करेगा, तो तब वो वही ट्रांजिटिव हो वही जाएगा. वही वही गलती कर रही है जो मैंने बोला था। मैंने बोला था वहां पे फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, तो वो अपनी मर्जी से नहीं चलता है। क्या ये हर ए और बी के लिए ट्रू है? सो हर के लिए ट्रू नहीं है. तो फिर कैसे हो जाएगा सिमेट्रिक? यस सर. बस तो यही गलती होती है। दिस डज नॉट इम्प्लाई दिस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लिया 3 is more than or equal to 2, which is correct. 3 2 से बड़ा है, one of the condition is satisfied, but this does not imply 2 is greater than or equal to 3. ये सही थोड़ी है। So the relation does not hold good, therefore the relation is not symmetric. आगे समझ में? ठीक है? यस थर्ड, सर. ट्रांजिटिव एकदम आसान है, क्योंकि अगर a ग्रेटर देन और इक्वल टू b है एंड b ग्रेटर देन और इक्वल टू c है, डेफिनेटली ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी होगा ही होगा फॉर ऑल थ्री रियल नंबर्स ए बी सी। एम आई क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, बट नॉट सिमेट्रिक। आगे सबको समझ में? आगे प्रोसीड करूं क्या? करेक्ट। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं एक और, वन मोर एग्जांपल ऑफ रिलेशन। लेट R be a relation on the set R of all real numbers. That means R is a relation from set of real number to set of real numbers defined by such that A related to B if and only if A minus B का mod is less than or equal to 1. Okay, then R is reflexive and symmetric, transitive, ये हमें चेक करना है। देखो मैंने पहले भी बोला हुआ है, फिर से रिपीट कर रहा हूं,
अगर प्रूव करना है तो जनरल सोचना है, और अगर गलत प्रूव करना है तो एक एग्जांपल देना है। जैसे आप बोलते हो कि रिफ्लेक्सिव हमें प्रूव करना है तो जनरल प्रूफ होना चाहिए। यस, एनीवन? सर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। शत्रुंजय बोल रहे हैं, है ना? थोड़ी थोड़ी आवाज समझ में आ रही है अब। हाँ बोल, रिफ्लेक्सिव कैसे हुआ? सर क्योंकि सर a माइनस a इज लेस देन और इक्वल टू 1। लेस देन और इक्वल टू 1 1, बिकॉज 0 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1। पूरा 1। बोल रहे यार बेटा। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगी तुझे मेरी बातें, लेकिन पूरा पूरा बोलना शुरू कर अब। Okay. सिंस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, Yes. इज एब्सोल्युटली करेक्ट। a रिलेटेड टू a अगर हम लेते हैं फॉर एनी रियल नंबर a, क्योंकि ऑल रियल नंबर्स के लिए ट्रू होना चाहिए, तो दैट इम्प्लाइज a माइनस a का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू 1, which is correct because 0 का mod is less than or equal to 1. So this is true. Therefore, this relation is reflexive. Symmetric के लिए बताओ, symmetric बोल शत्रुंजय क्यों है? mod is equal to b minus a का mod, इसलिए it is symmetric. हाँ, a minus b का mod, if a minus b का mod is less than or equal to 1, that is a related to b, if and only if a minus b का mod is less than or equal to 1, implies b minus a का mod is also less than or equal to 1. mod में नेगेटिव साइन का कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं है, तो इसको a minus b का mod लिखो या b minus a का mod लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So that implies b is related to a. अगर a b से रिलेटेड है तो b a से रिलेटेड हो गया, इसलिए ये सिमेट्रिक हो जाएगा. ट्रांजिटिव के लिए बोल शत्रुंजय. सर नहीं है ट्रांजिटिव. क्यों? सर मतलब 1 2 3 एग्जांपल ले लो. 1 2 and 3 इसने लिया है ना, तो a को 1 ले लिया, b को 2 ले लिया. देखो गलत प्रूव करने के लिए एग्जांपल सफिशिएंट है ना. तो 1 minus 2, अब इसने एग्जांपल ही गलत लिया हुआ है, बस ले लो. कैजुअल एटीट्यूड चल रहा है थोड़ा, ठीक है, तो अभी धीरे धीरे कैजुअल एटीट्यूड बंद होगा. देखते हैं सही सही बता रहा है कि तू एग्जांपल. सर गलत कैसे हुआ? 1 minus 2 का मॉड लेस देन और इक्वल टू 1 है. यस सर. है या नहीं है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, गलत है या सही है एग्जांपल? सर एग्जांपल तो सही है सर. 1 minus 2 का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 है. 2 minus 3 का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 है, बट 1 minus 3 का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है. ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है. ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे एग्जांपल. ऐसे ही कुछ भी ले सकते हो और भी एग्जांपल. 1 0 -1 भी ले सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन एनी एग्जांपल. वन एग्जांपल यू हैव टू सर्च फॉर विच दिस इज ट्रू. ठीक है, तो 1 minus 2 का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 2 minus 3 का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू 1 है, सही है. बट 1 minus 3 का मॉड इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1, देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रांजिटिव. एम आई क्लियर? आ गया सबको समझ में? ठीक है, एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं रिलेशंस के. जैसे ये वाला ले लो. लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना है ना. लैंग्वेज समझे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में से ले रहा हूं एक एग्जाम्पल. शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज r is equal to p1 comma p2 such that p1 and p2 have same number of sides. एक पॉलीगॉन दूसरे पॉलीगॉन से रिलेटेड है कब? when दोनों में नंबर ऑफ साइड्स सेम है. नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने की बात नहीं है, केवल नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए. ओके, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन.
show that this relation is an equivalence relation. है क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? क्यों? बिकॉज कोई भी पॉलीगॉन आपने ले लिया, P1 इज ऑलवेज रिलेटेड टू P1 बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स दोनों में सेम ही रहेगा. P1 अगर P2 से रिलेटेड है, मतलब दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो P2 रिलेटेड टू भी P1 हो गया क्योंकि नंबर ऑफ साइड सेम है. P1 P2 से रिलेटेड है, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं. P2 P3 से रिलेटेड है क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो P1 और P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हो गया, यानी P1 रिलेटेड टू P3 हो गया. करेक्ट, इसलिए ट्रांजिटिव हो गया. इसमें आगे का पार्ट है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन A रिलेटेड टू द राइट ट्राइंगल T विद साइड्स 3, 4, 5. इसी रिलेशन में व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट A, कौन कौन से ऐसे सेट में एलिमेंट्स होंगे विच आर ऑल रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल T विद साइड्स 3, 4, 5. कोई राइट ट्राइंगल आपको दिया हुआ है जिसकी साइड्स का लेंथ 3, 4, 5 है, तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे इस सेट में जो इस वाले ट्राइंगल से रिलेटेड होंगे? सारे ट्राइंगल्स. सर ऑल ट्राइंगल्स. ऑल ट्राइंगल्स. 3, 4, 5 का क्या मतलब है? राइट ट्राइंगल होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, उसके लेंथ से भी हमें कोई लेना देना नहीं है. हमें तो सिर्फ ये देखना है कि 3 साइड्स होनी चाहिए, नंबर ऑफ साइड शुड बी सेम. Therefore the set of all triangles will be related to this triangle. आगे समझ में? पक्का? ठीक है, तो ये करीब करीब रिलेशंस का खत्म हो गया है इसमें, है ना. आज एनसीईआरटी बुक में से 1.1 ट्राई करना है, 1.1, और पाई शीट में से जो मैं भेजूंगा उसमें सेट्स एंड रिलेशंस अलग से दिया हुआ है, फंक्शंस अलग से दिया हुआ है. सेट्स एंड रिलेशंस में टोटल 49 क्वेश्चंस हैं, वो ट्राई करने हैं. ठीक है, ये आज का होमवर्क रहेगा, है ना. टाइम जरा देख के बताओगे मुझे कितना हुआ है? 8:50 हो गया. चलो फिर आज खत्म करते हैं, फंक्शन कल हम स्टार्ट करेंगे फिर. ठीक है, तो पाई शीट के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और एनसीईआरटी बुक खत्म करना है 1.1. दैट्स इट फॉर टुडे. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.